कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। न्यूज़ मिल गई होगी। टॉपिक शुरू करने से जल्दी से टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले दो बातें बतानी हैं। दो बातें ये कि स्टे ट्यून्ड, टुमारो इज़ द 31 दिसंबर और उसके लिए एट 6 o'clock द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर निशंक पोखरियाल जो है वो डेट्स घोषित कर रहे हैं 10th और 12th की सीबीएसई के लिए। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद देम जो है वो 31 दिसंबर, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो स्टे ट्यून्ड, उनके साथ जुड़े रहिए ताकि कल जो है वो सारे क्लियरिटीज हो जाएंगी कि कहीं क्या क्या होने वाला है। और नेक्स्ट इज कि दो कमेंट्स आए थे जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक धर्मेंद्र चक्रवर्ती है कोई, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया था, थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। और एक कोई हमारे साइंस स्टूडेंट है, शायद कोई गेमिंग के नाम से चैनल है, मुझे नहीं पता नाम का उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं साइंस आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का नहीं हूँ, वो साइंस या कॉमर्स सब्जेक्ट के होंगे, बट ही लाइक्स माई वीडियोज़, ही लाइक्स माई द वे ऑफ टीचिंग। तो थैंक you very much from the core of my heart, and by don't wasting the time we are moving to the third unification, that is the strange case of Britain। आज हम इसको जो है वो खत्म करेंगे। ब्रिटेन की जहां तक बात है, the model of the nation or the nation state, some scholars have argued is a great Britain। वैसे तो हमने ये पढ़ा था कि जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया था वो आपका जो था वो कहाँ से आया था, कौन सी रेवोल्यूशन से आया था, ये हम वो मानते हैं कि इट वाज केम फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ से जो था वो नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो था वो आया था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मानते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो है, स्कॉलर्स किसको बोलते हैं, स्कॉलर्स बताएं भाई, स्कॉलर्स बोलते हैं विद्वानों को, या स्कॉलर्स यहाँ पर आप एक और चीज के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, स्कॉलर्स आप इतिहासकार के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है वो आपका जो है वो ब्रिटेन से भी आया हो सकता है, ब्रिटेन से भी आया हो सकता है, ये यहाँ से जो है वो मानना है। In Britain, the formation of nation state was the result of sudden upheaval। कुछ विद्वानों का, ये कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ब्रिटेन जो था वो नेशन स्टेट जो था वो सडन अपहीवल्स, विद्रोह या रेवोल्यूशन की वजह से नहीं बना कि एकदम से वहां पे जो थे वो विद्रोह हो गए या रेवोल्यूशन क्रांतियां हो गई और उसकी वजह से नेशन स्टेट जो था वो बना था। किसी भी कंट्री को नेशन स्टेट बनने में एक लंबा संघर्ष जो है वो करना पड़ता है, एक लॉन्ग स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ती है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन का नेशन स्टेट बनना था वो भी एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, मतलब काफी लंबा पीरियड जो था वो इसको नेशन स्टेट बनने में लग गया था। There was no British nation prior to the 18th century। मीन्स ये बात कर रहा है आपकी 1701 से लेकर या 1700 to 1800 इसके बीच की टाइम पीरियड की बात कर रहा है, क्योंकि हम आपको पता है कि सेंचुरी जो होती है हमारी, सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ कितने साल का टाइम पीरियड होता है, 100 ईयर्स। सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, और 100 ईयर्स सेंचुरी जो है वो हम एक सेंचुरी आगे चलते हैं। जैसे हमारा जो ईयर चल रहा है वो ये 2020 का ईयर चल रहा है, जब हम आगे चलेंगे तो पर सेंचुरी जो है वो हमारी 21st चल रही है। तो इसी तरह से ये जो टाइम पीरियड था हमारा, ये 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था। तो 18th सेंचुरी से पहले की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पीरियड 1700 से पहले की बात कर रहा है। 1700 से पहले ब्रिटेन में कोई नेशन स्टेट नाम से चीज नहीं थी। मतलब नेशन स्टेट मतलब का मतलब क्या होता है, नेशन स्टेट का मतलब होता है कि कोई वो देश नहीं था, वो कोई कंट्री नहीं थी। जैसे आज की डेट में आप जानते हैं वैसी वो कंट्री उस टाइम पर नहीं थी। तो ये बोलता है कि जो बुक है वो बोलती है कि जो इनकी प्राइमरी आइडेंटिटी थी, प्राइमरी आइडेंटिटी किसकी प्राइमरी आइडेंटिटी, जो ब्रिटेन की आइसलीस में रहते थे। ब्रिटेन के आइसलीस वर्ड यूज किया इसने, ध्यान से सुनिएगा,
The book has used the word Iceles. Iceles means island. क्या होता है island? What is the meaning of island? जानते होंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी में पढ़ के आए हैं आप. Island is a land body surrounded by water from all the sides. एक ऐसी लैंड बॉडी, एक ऐसी जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से आपके पानी से घिरा हुआ होता है, दैट इज नोन एज आइसलीज. इसीलिए आइसलीज वर्ड यूज किया है. और ये ब्रिटेन जो है वो कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स को जोड़ के जो है वो कंट्री बनी है. आपकी पैसिफिक ओशन के जो है एरियाज है उनको जोड़कर जो है वो कंट्री बनी है. वैसे मेनली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पता होना चाहिए आपको. कौन कौन सी 3 पार्ट कौन कौन से हैं? इसको यूनाइटेड किंगडम का नाम भी दिया जाता है, इसको ब्रिटेन का नाम भी दिया जाता है और इसको इंग्लैंड का नाम भी दिया जाता है. ठीक है, तो इन तीनों वैसे तो नाम एक ही कंट्री के हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो मैं आपको आगे जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है इन तीनों में. यूनाइटेड किंगडम में जो है ब्रिटेन, इंग्लैंड और एक और हिस्सा आता है आपका, दैट इज आयरलैंड. ये भी आपका जो है ये इसका ही पार्ट है, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का. जब हम इस तीनों को जोड़ते हैं तो आपका यूनाइटेड किंगडम जो है वो बनता है. ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें आयरलैंड भी आता है. आयरलैंड जब तीनों जोड़ते हैं तो आपका यूनाइटेड किंगडम जो है वो बनता है. ठीक है, तो जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी इनकी, ब्रिटेन के जो आइलैंड्स में रहते थे उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी कैसी थी? एथनिक थी. ये वर्ड कहां पढ़ा है? एथनिक वर्ड कहां पढ़ा? एथनिक वर्ड जो है वो आपने पढ़ा है, पावर शेयरिंग का चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आपका क्लास 10th का, वहां आपने ये एथनिक वर्ड जो है वो पढ़ा है. एथनिक का मतलब होता है when the society is not divided on the basis of religion. Society is not divided on the basis of religion. Religion के बेस पर, religion के आधार पर सोसाइटी को डिवाइड नहीं किया जाता, that is known as an ethnic. तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग जो थे वो रहते थे, such as England, Wales, Scott and Irish. जैसे इंग्लैंड, वेल्स, वॉल्स, स्कॉट एंड आयरिश. ठीक है जी, एंड आयरिश. ये जो आयरलैंड के लोग होते हैं वो आयरिश कहा जाता है. जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उनको स्कॉट कहा जाता है. जो वेल्स के लोग हैं, वेल्स जो है इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर आपका जो है वो ब्रिटेन बनता है. ठीक है, और जब हम इन सब को जोड़ देते हैं तो आपका जो है वो यूनाइटेड किंगडम बनता है. मैंने बोला तो मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, तो ये है आपका, तो ये मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिन सबको मिलाकर जो है वो यूनाइटेड किंगडम आपका बनता है. तो all of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. अब ये जितने भी थे, चाहे वो इंग्लिश थे, चाहे वो वेल्स थे, चाहे वो स्कॉट थे, चाहे वो आयरिश थे, इन सभी का क्या था? They all have their traditions. इनकी अपनी मान्यताएं थी, ठीक है, अपनी पहचान थी और अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी. ठीक है, दे हैव पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे और अपनी जो थे अपना कल्चर था. दे हैव देयर ओन कल्चर. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे तिब्बतियंस होते हैं उनका कल्चर, हमारे लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल की बात करें तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट, या हम जो है अब तो खैर बहुत सारे, अब तो इंडिया में ऐसा कोई पार्ट ही नहीं रह गया जहां आपको तिब्बतियंस नहीं मिलेंगे. उन सब का अगर आप कल्चर देखें तो, या जो चाइना का लद्दाख रीजन है उसका कल्चर देख लीजिए आप, तो वो जो है वो एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं. वो सारा उनका कल्चर जो है वो एक जैसा है, दैट इज नोन एज अ कल्चर. तो इनका जो कल्चर था वो अलग अलग था और इनकी पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो थे वो भी आपके अलग अलग थे. बट द इंग्लिश नेशन steadily grew in wealth, importance and power. अब क्या हुआ? इन सब में ये जो था इंग्लैंड, ये क्या हुआ कि आपका जो था
3 चीजों में ग्रो करने लगा ये। वेल्थ, वेल्थ मीन्स दौलत, धन दौलत के मामले में, पावर, ठीक है, और थर्ड इज इंपॉर्टेंस। इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो भी आपकी धीरे धीरे ग्रो होने लगी, इसलिए इसका नाम जो है वो इंग्लैंड पड़ा सबसे पहले, ठीक है। ये जो था वो, ये नेशन जो था वो सबसे पहले आपका, जिसकी वेल्थ और इंपॉर्टेंस और पावर जो थी वो ग्रो होने लगी, और इसने जो था अपना इन्फ्लुएंस जो था, इस इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस जो था वो वेल्स पर भी छोड़ दिया, अपना जो इन्फ्लुएंस था वो स्कॉट पर भी छोड़ा, और अपना जो वेल्थ जो इन्फ्लुएंस था वो आयरिश आयरलैंड पर भी छोड़ा। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, जो प्रभाव था वो इन सभी आइलैंड्स कंट्री पे इसने जो था वो छोड़ दिया। और जब आइलैंड कंट्रीज पे छोड़ दिया तो क्या हुआ, द इंग्लिश पार्लियामेंट which has seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflicts was the instrument through which a nation state which with England at its center came to be forged। तो क्या हुआ कि the English parliament has seized power from the monarchy in 1688। अब क्या हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो था, जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उसने जो था वो मोनार्की से पावर जो थी, क्या किया था उसने, मोनार्की से जो पावर थी वो छीन ली थी, छीननी नहीं थी, सीज कर ली। सीज करना क्या होता है, सीज करना मतलब किस चीज को जो है वो सीज करना मतलब उसकी पावर को खत्म कर देना, एक तरह से बोल सकते हैं आप, या सीज करना मतलब जीरो कर देना। तो मोनार्की की जो पावर थी उसको इंग्लैंड पार्लियामेंट ने जो था, मोनार्की की पावर को इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने जो था वो सीज कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था, मतलब उसको छोड़ा नहीं था, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती थी। और फिर एट द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कन्फ्लिक्ट, जो प्रोटेक्टेड मीन्स जो बहुत ज़्यादा नहीं फैला था, दैट इज नोन एज अ प्रोटेक्टेड मीन्स सभी तरह से जो था वो चारों तरफ से या हर तरफ से जो था वो प्रोटेक्टेड था, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन जो थी वो मिल रही थी। Was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged। तो उसके बाद जो था वो इंग्लैंड जो था वो एक नेशन स्टेट बन गया, और इसका जो सेंटर था वो आपका इंग्लैंड ही इसका सेंटर जो था वो था। अब आपको मैंने बता दिया कि इंग्लैंड क्यों इसका सेंटर था। इंग्लैंड इसलिए सेंटर था क्योंकि इंग्लैंड जो था वो ग्रेजुअली आपका वेल्थ, पावर और इंपॉर्टेंस में जो था वो अपनी जो है वेल्थ को, अपनी पावर को, अपनी इंपॉर्टेंस को ग्रो कर रहा था, और इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपका वेल्स पे भी पड़ा, आपका स्कॉट पे भी पड़ा, आपका आयरिश पे भी पड़ा, और इसकी वजह से जो था वो आपका जो था वो ये जो था वो इसका सेंटर जो था इंग्लैंड जो था वो उसका सेंटर बन गया, और सेंटर बनने की वजह से ये जो था वो नेशन स्टेट जो था वो बन गया। The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdoms or Great Britain। अब क्या हुआ कि 1707 में, ध्यान से सुनिएगा, 1707 में यूनाइटेड किंगडम एक समझौता हुआ बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, और उसकी वजह से दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जिसकी वजह से आपका जो था वो यूनाइटेड किंगडम जो था वो बन गया था। और मैं आपको एक रीसेंट बात बताता हूँ, शायद 2019 की बात है, आप इतिहास उठाकर देखिएगा कि आयरलैंड जो है, जिसमें जो आयरलैंड ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम जो है वो 3 पार्ट्स को मिलाकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ये इन तीनों को मिलाकर जो है वो आपका यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ब्रिटेन बोलते हैं हम इंग्लैंड और इसको आयरलैंड को मिलाकर, और इंग्लैंड जो है वो अकेला आइलैंड है। ये डिफरेंस है आपका तीनों के बीच में। अब अगर आप 2019 की थोड़ी सी हिस्ट्री याद करें, या 2019 अगर आपको याद हो, तो आयरलैंड में एक जो था वो रेफरेंडम हुआ था। डू यू नो व्हाट इज रेफरेंडम? रेफरेंडम आप क्लास 9th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक में पढ़ के आए हैं।
रेफरेंडम क्या होता है, जिसमें आपको जो है एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर आपको यस या नो में देना होता है। इन 1707 में इंग्लैंड और किसके बीच में होता, इंग्लैंड एंड और कौन सी कंट्री थी, इंग्लैंड और आपकी जो थी वो स्कॉटलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, और उसकी वजह से आपकी जो थी वो किसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी आपकी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी फॉर्मेशन जो थी वो हुई थी। ठीक है, ये आप इसकी फॉर्मेशन जो थी वो आपकी हुई थी। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ, इट affects that England was able to impose its influence on Scotland, और इंग्लैंड ने अपना प्रभाव जो था वो स्कॉटलैंड के ऊपर छोड़ दिया, मतलब स्कॉटलैंड जो था वो आपके इंग्लैंड के इन्फ्लुएंस में आ गया था। ठीक है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by English members। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि जो पार्लियामेंट बनी, चाहे वो अब ये तो बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तो बन गया, अब इसमें डोमिनेंस किसकी थी, किसके मेंबर ज्यादा थे, तो दिखती सी बात है कि इंग्लैंड की जो आपके जो इंग्लिश मेंबर्स थे, मतलब इंग्लैंड के जो मेंबर्स थे उसकी डोमिनेंस जो थी वो इंग्लिश पार्लियामेंट में ज्यादा थी। ठीक है, इंग्लैंड के जो मेंबर्स थे उनकी इंग्लिश पार्लियामेंट में जो थी वो क्या थी, डोमिनेंस ज्यादा थी। ठीक है, इंग्लिश मेंबर्स की इंग्लैंड के पार्लियामेंट में डोमिनेंस जो थी वो ज्यादा थी। The growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, स्कॉटलैंड की जो कल्चर था, ठीक है, स्कॉटलैंड का जो कल्चर था और स्कॉटलैंड का जो कल्चर था और इसके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, क्या होते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो पार्लियामेंट है, जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये सारे क्या होते हैं, दीज आर नोन एज द इंस्टीट्यूशंस। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि स्कॉटलैंड के कल्चर को और इसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को जो था वो धीरे धीरे करके खत्म जो था वो एंड कर दिया गया, इनको जो था वो खत्म कर दिया गया, ताकि इनको पूरी तरह से जो है वो इंग्लिश डोमिनेंस के अंडर जो है वो लाया जा सके। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। ठीक है जी, तो अब ये तो पता ही होगा आपको कि क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हरिया बताइए कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। The Christian religion is divided in these two parts. One is the Protestants and second is the Catholics। इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्रिश्चियन रिलीजन। अब ये जो कैथोलिक्स थे, ये जो आपके स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में रहते थे, हाईलैंड्स मींस जो आपकी थोड़ी सी, जैसे जिनको आप जो है वो हिल्स बोलते हैं, ठीक है, जो हिली एरियाज में रहते थे। स्कॉटलैंड के कैथोलिक जो स्कॉटलैंड के हिली एरियाज में रहते थे, उनमें क्या हुआ, वो जब भी रिवोल्ट करते थे या जब भी कोई अपहीवल करते थे तो इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी वो उस अपहीवल को या उस रिवोल्ट को जो थी वो दबा देती थी या उसको जो था वो खत्म कर दिया जाता था अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। जब ये कैथोलिक जो स्कॉटलैंड के हाई एरियाज में रहते थे, जब भी ये कोशिश करते थे तो उस कोशिश को जो था वो दबा दिया जाता था। ठीक हो गया। द कैथोलिक्स क्लैंस
अच्छा ये हो गया आपका, द स्कॉट हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गार्लिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस। यहां तक कि एक इंपॉर्टेंट बात है ये कि स्कॉटलैंड के जो लोग थे उनको उनकी अपनी ही नेशनल लैंग्वेज जो थी, क्या नाम था उसकी नेशनल लैंग्वेज का? नेशनल लैंग्वेज का नाम था उनका गैलिक। ये नाम था GAELIC, ये नाम था उनकी नेशनल लैंग्वेज का। इसको बोलने से भी रोका जाता था। और जो उनकी नेशनल ड्रेस थी, ठीक है, जैसे हमारी नेशनल ड्रेस कौन सी है? इंडिया की नेशनल ड्रेस कौन सी है? इंडिया की नेशनल ड्रेस है खादी। तो उस तरह से जो उनकी नेशनल ड्रेस थी उसको भी बोलने से जो था, उसको भी बोलने से जो था, उसको भी पहनने से जो था वो मना किया जाता था। और एंड लार्ज नंबर वर फोर्सली ड्रिवन आउट ऑफ होमलैंड, और बहुत सारे लोगों को तो जो था वो जबरदस्ती जो था वो आपके उससे स्कॉटलैंड से जो था वो बाहर निकाल दिया गया था। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तिब्बतियंस का एग्जांपल आपने देखा होगा। तिब्बतियंस को जो है वो फोर्सफुली चाइना ने तिब्बत से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। 1959 में उनको फोर्सफुली जो था वो बाहर निकाल दिया था, तब ये रिफ्यूजीज बने थे। तो बस वही हाल जो था वो इन स्कॉटलैंड के कैथोलिक्स का भी था। ना तो इनको नेशनल लैंग्वेज बोलने दी जाती थी, मतलब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कहीं भी रिपीट कर रहे हैं लेकिन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। तो जो स्कॉटलैंड के कैथोलिक्स के साथ हुआ वही आपका तिब्बत में तिब्बतियंस के साथ हुआ, सेम वही चीज, ठीक है। प्लेस अलग हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री पढ़ी जाती है। दैट इज द रीजन, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के लोगों को फोर्सफुली वहां से बाहर निकाल दिया गया। आयरलैंड का भी यही हाल था, मैंने अभी आपको आयरलैंड के बारे में बताया था, ठीक है। आयरलैंड को भी जैसे वही हाल था जो आपका स्कॉटलैंड का था। It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. बता दिए मैंने आपको कि क्रिश्चियंस जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? One is the Protestants and second is the Catholics, ठीक है, इनमें डिवाइड होते हैं। तो ये कंट्री जो थी कौन सी? आयरलैंड, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड थी। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब देखिए इनकी स्टार्टिंग से ही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की रही है। इसकी स्टार्टिंग से ही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की रही है। इंडिया में आके नई शुरू हुई थी। यहां पे इन्होंने क्या किया? इनका साथ दिया। किसने? ब्रिटिश, इन्होंने इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया। पॉपुलेशन किसकी ज्यादा थी? इनकी पॉपुलेशन इनकी ज्यादा थी, लेकिन साथ किसका दिया? इनका, ताकि अपनी डोमिनेंस जो है वो बनाई जा सके, ठीक है। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। अब कैथोलिक्स ने जब विरोध किया, जब रिवोल्ट किया है, कैथोलिक्स ने जब रिवोल्ट किया तो इन्होंने, इंग्लैंड ने इस रिवोल्ट को क्या कर दिया? इंग्लैंड ने इस रिवोल्ट को सरप्रेस कर दिया, दबा दिया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फ टोनी। अब ये रिवोल्ट किसने किया था? कौन थे जो रेवोल्यूशनरी थे? उनका नाम था वॉल्फी टोनी, ये नाम था इनका, ठीक है। वॉल्फी टोन ये नाम था इन्होंने, जिसने ये रिवोल्ट किया था। एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 Ireland was forcefully incorporated into United Kingdom in 1801। तो इसको, आयरलैंड को, इसको 1801 में, मैं यहां बताता हूं, 1801 में जो था वो किसमें शामिल कर लिया गया? इसमें शामिल कर लिया गया, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। A new British nation was forged through the propagation of dominant
इंग्लिश कल्चर। सेम वही बात जो है वो यहाँ पे रिपीट कर रहा है। अ न्यू ब्रिटिश नेशन, एक नया ब्रिटिश नेशन जो था वो बन गया, किसकी प्रोपोगेंडा के थ्रू जो था वो, दैट डोमिनेट द इंग्लिश कल्चर, द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग। ठीक है, अब इसके बाद जो था वो एक नया फ्लैग जो था वो बनाया गया, और इनके फ्लैग को क्या बोलते हैं? इनके फ्लैग को ये बोलते हैं, जो इनका फ्लैग है उसको, जैसे हमारे इंडिया के नेशनल जो फ्लैग है उसको क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। उसी तरह से इनके नेशनल फ्लैग को जो है वो यूनियन जैक कहा जाता है। ये जो था वो बनाया गया। द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और ये जो था एक नेशनल एंथम जो था वो बनाया गया। नेशनल एंथम, जैसे हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन, तो इनका एक नया नेशनल एंथम बनाया गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये नेशनल एंथम बनाया गया। द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि डोमिनेंस जो थी वो इंग्लैंड की थी, तो सीधी सी बात है कि लैंग्वेज कौन सी चलेगी? लैंग्वेज जो है वो आपकी इंग्लिश चलेगी। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी चलेगी? इंग्लिश चलेगी। वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड ओल्डर nations survive only as subordinate partners to the union। और ये एक नया नेशन बन गया, और दो कंट्रीज, दो छोटे छोटे कंट्रीज, दो छोटे छोटे आइलैंड्स, एक आयरलैंड और दूसरा आपका ये स्कॉटलैंड, ये क्या बन गए? These are only the subordinate to this, they are only the subordinate to the England। ये जो थे वो इंग्लैंड के लिए सबॉर्डिनेट बन गए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये जो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, इन तीन में से कोई भी यूनिफिकेशन आपके जो है वो एग्जाम्स में आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।